देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे। 1.5 महीने लंबा कार्यक्रम चुनाव आयोग ने बना करके ये दिया था। उस पर बहुत सारी बातें मीडिया में होती रही हैं। वो चुनाव आयोग ने ऐसा लंबा कार्यक्रम क्यों दिया था? सरकार को नरेंद्र मोदी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ताकि वो लंबे लंबे कार्यक्रम अपने सभाएं वगैरह करते रहें। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज 6 जून है 2024, 6 जून। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार बनाने के लिए कोशिशें मोदी की तरफ से की जा रही हैं। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो नतीजा है उसमें नरेंद्र मोदी की हार, पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी की हार हुई है और इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। संसद के अंदर मोदी ने 400 पार का नारा दिया था। भारत का जो बेशर्म बिका हुआ आरएसएस और कॉरपोरेट का मीडिया है, उसने उसको लपका और 400 पार का नारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो देता रहा। कार्यक्रम चलाए जाते रहे। विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया था उसका नाम रखा था इंडिया गठबंधन। मोदी ने उसको कहा इंडी गठबंधन। तो जैसे कोई सरकारी आदेश पारित कर दिया हो, ये मीडिया उसको इंडी गठबंधन कह करके ही आज के दिन तक पुकार रहा है। 400 पार का नारा दिया था, 370 पार मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके सहयोगी एनडीए गठबंधन सब मिलाकर के 400 पार जाएंगे। अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। 240 सीटें हासिल हुई हैं कुल, यानी 370 का जो नारा था और 400 पार का जो नारा था वो 300 पार भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। अपने फिक्स टारगेट से 130 सीटें वो कम रह गई और पिछली बार जो उसकी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे 60 सीटों से ज़्यादा इस बार कम हासिल हुई हैं उसको चुनाव में। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नफरत पर, समाज के बंटवारे पर, विपक्ष को गालियां देने पर, विपक्ष को दबाने, कुचलने, धमकाने के ऊपर लड़ा गया। जो हम आज बात कर रहे हैं वो कुछ अलग तरह की बातचीत है। हम ये देख, चुनाव ख़त्म होने के बाद हमने जब चीज़ों को देखा तो उसमें जो नतीजा है उस नतीजे को हम आपके सामने समीक्षा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो नतीजे आए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में और मोदी के ख़िलाफ़, इसको हम किस तरह से समझें। राहुल गांधी ने कई मर्तबा कहा कि मोदी ने 2 भारत बना दिए हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। ये नतीजे ये साबित करते हैं कि 2 भारत बने हुए हैं भारत के अंदर। एक वो भारत है जिसके लोग लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उनके पास बेशुमार दौलत है,
जिनका समर्थन सरकार करती है, पूंजीपति उनके पास में है, आलीशान मकान है उनके पास, रहने के लिए बड़े बड़े शहरों में उनके पास विला हैं, फ्लैट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, अपने फार्म हाउसेस हैं। ये वो तबका है, समाज है जो संपन्न समाज है, सब कुछ है उसके पास। देश का ये समाज कट्टरपंथी बना है। देश का ये समाज देश के अंदर विभाजन की कोशिशों में लगा हुआ है। हम लकीर नहीं खींच रहे, किसी को डिफेम भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर बात कर रहे हैं। जो दौलतमंद आदमी है भारत का, वो कट्टरपंथी हुआ है। वो आरएसएस के साथ अपनी वफादारियों को जोड़े हुए है और आरएसएस का जो एजेंडा है उसके तहत वो काम करता है। एक तरह वो भारत है जिसमें गरीब हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, 5 किलो थैले पर ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। उनको बेबस करके, लाचार करके गुलाम बनाने की कोशिश मोदी और शाह की तरफ से की जा रही थी। इस समाज ने मोदी को शिकस्त दी है। गरीबों ने, अल्पसंख्यकों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत मिली, उत्तराखंड में जीत मिली है, हिमाचल प्रदेश में जीत मिली है। शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को, दौलतमंद लोगों के इलाकों में, दौलतमंद लोग जहाँ रह रहे हैं उन जगहों पर उसको जीत मिली है। गांव और गरीब का जो भारत है उसने मोदी को नकार दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि 10 साल उसने जो ज़िंदगी बिताई है वो बहुत ही बेबसी की थी। उसके पास कुछ बचा नहीं, कारोबार नहीं थे, नौकरी नहीं थी, मजदूरी भी नहीं थी, कारखाने बंद हो गए, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हो गए, चाइना का माल ला करके बेच रहे हैं वो मुनाफे के साथ। चाइना भारत की ज़मीन घेर करके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन चाइना के साथ कारोबार जारी है। ये और समझें कि ये जो चुनाव है भारत का, ये हिस्टोरिकल इलेक्शन था। हिस्टोरिकल इन द सेंस कि एक तरफ मोदी और शाह और इनके बाकी साथी, और मोदी शाह के साथ में देश का कॉरपोरेट, देश का फासिस्ट मीडिया, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, आईबी, ब्यूरोक्रेसी, लोकल पुलिस, सब कुछ इनके साथ था, इनके पास था। दूसरी तरफ कौन थे? इंडिया गठबंधन के वो लोग जिनके बैंक के खाते भी सीज करा दिए गए थे दौरान इलेक्शन। उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही थी,
उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि वो चुनाव ठीक से लड़ सकें, मगर वो लड़े हिम्मत के साथ। देश के पिछड़े गरीब मजदूर लोगों को लेकर के साथ में संविधान को बचाने की लड़ाई थी ये। नेताओं के आह्वान पर पूरे चुनाव की जो कमान थी वो जनता ने अपने हाथ में ले ली और जनता चुनाव में कूद पड़ी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, अयोध्या जैसी नगरी में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी के महीने में राम राज्य लेकर के आए थे और राम को भी लेके आए थे, वहाँ भव्य दिव्य विशाल विराट राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ था तो नगरी को सजाया गया था चारों तरफ से, खूब बहुत खूबसूरत। बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर। 33,000 करोड़ रुपए की योजनाएं, परियोजनाएं केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो अयोध्या में चलाई जा रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बाकी तमाम सड़कें वगैरह चौड़ी करना। अयोध्या के अंदर, जिस अयोध्या के नाम पर पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम किए हुए है और आरएसएस अपने जो एजेंडा है उसकी पूर्ति करने में लगा हुआ है, उस अयोध्या की नगरी ने राम को लेकर के आने वालों को उनकी विदाई कर दी। राम जी ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में संदेश पहुंच गया है कि भारत की जनता धर्म की राजनीति को नहीं पसंद करती है, नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करती है। बांटने की राजनीति, लड़ाने की राजनीति, नफरत और एक दूसरे में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तरीका रहा है उसको पसंद नहीं करती है। कि सांप्रदायिकता के नाम पर आप लोगों को बांटते रहे। जनता के लिए असल जरूरत जो थी वो नौकरियों की थी, रोजगार की थी, कारोबार की थी। पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन मुद्दों को छुआ भी नहीं गया। बीजेपी ने 10 साल के अंदर, मोदी के जो राज है 10 साल का, इस 10 साल के अंदर जो कर्मठ कार्यकर्ता होते थे, पहले उनको कट्टरपंथी बनाया और कट्टरपंथी बनाने के साथ साथ उनको बाकायदा एक मिलिटेंट फोर्स बनाने के काम किए, भक्त बनाए उनको। मोदी अपने आप को कोई गॉड पावर समझते हैं। बायोलॉजिकल तो वो है नहीं, उन्होंने खुद ही इकरार किया है कि आई एम नॉट बायोलॉजिकल। उनको प्रकृति ने जैसे फूल, पेड़, पौधे कहीं से उगाते हैं वैसे वो उत्पन्न हुए। वो माँ बाप से पैदा नहीं हुए, सृष्टि के रचयिता ने उनको कहीं से अवतरित किया। जो बड़ी ख़ास बात रही इस इलेक्शन में वो एग्जिट पोल
मीडिया का रोल, कॉरपोरेट का रोल। ये बता दें आपको कि मोदी आरएसएस के प्रचारक थे। गुजरात में केशुभाई पटेल को हटाना था तो आरएसएस ने मोदी को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया था। 2007 में गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिशें उसी वक्त से शुरू हो गई थी। ये जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ था उससे पहले बंगाल में टाटा की नैनो कंपनी का जो कारखाना लग रहा था उसका विरोध किया ममता बनर्जी ने, और वहाँ पर वो नहीं लगने दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को गुजरात में कौड़ियों के भाव ज़मीन दी, पानी का बंदोबस्त कराया, सड़क का कराया, बिजली का कराया और नैनो का प्लांट वहाँ लगवा दिया। इससे कॉरपोरेट को ये समझ में आ गया कि ये आदमी जो है हमारे लिए यूजफुल है, और वहाँ से ये जो यूजफुल है वो टूल बन गया कॉरपोरेट के हाथ का। वाइब्रेंट गुजरात होता है, उसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी मन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर वो तमाम गुण हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए। फिर यही लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनवाते हैं 2009 में। अडानी के चार्टर्ड प्लेन में बैठकर के मोदी दिल्ली पहुंचे थे। कॉरपोरेट को यह समझ में आ गया था कि इस आदमी के ज़रिए हम अपने तमाम काम कर सकते हैं। हमको ये ज़मीन देगा, जंगल देगा, खदानें देगा, पहाड़ देगा, स्पेक्ट्रम हमको मिलेंगे, जो हम चाहेंगे वो हम करते रहेंगे, इससे हमको मिलता रहेगा। भाई इसको खुश रखना है और इसको सत्ता में बनाए रखना है, बाकी इसको जैसे चाहें हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 साल जो बीते 10 साल हैं, कॉरपोरेट जगत ने मोदी को अपनी उंगलियों पर नचाया है। उसी कॉरपोरेट जगत ने ये 400 पार का नारा इनसे सेट करके शायद दिलवाया, क्योंकि शेयर बाजार को बहुत हाइट तक लेकर के जाना था, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना था कि बहुत ताकतवर सरकार देश में बनने जा रही है और मोदी रिकॉर्ड तोड़ देंगे नेहरू का। गंवार आदमी होड़ बहुत करता है, एक दूसरे से बहस बहुत करता है। तो मोदी के अंदर भी ये एलिमेंट है कि वो होड़ बहुत करते हैं। वो राइटर हैं, वो पोइट हैं, वो प्रकृति के प्रेमी हैं, वो वैज्ञानिक हैं, मोदी साइंटिस्ट हैं, मोदी डॉक्टर हैं, मोदी फिलोसफर हैं, मोदी ईश्वरीय कोई शक्ति है। मोदी ने यह खुद जाहिर करने की कोशिश की है इस दौरान। जो आदमी जिसकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है, उसने छात्रों के किस तरह से उसको इम्तिहान देना चाहिए, छात्रों को किताब लिख दी, क्योंकि उनको नेहरू बनना था। नेहरू ने जेल में रह करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है नेहरू का। हजारों साल का इतिहास उस एक किताब में मौजूद है। नेहरू साहब ने वो जेल में रह करके लिखी थी। अब नरेंद्र मोदी को कैसे पीछे रह जाना है? उन्होंने छात्रों की
इम्तिहान पर किताब लिख दी, वो पता नहीं किससे लिखवाई होगी उन्होंने अपने नाम से। चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त में जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, और वो एग्जिट पोल तो सब नाकाम हुए। पहले से भी मालूम था कि इस तरह के नतीजे नहीं आ रहे हैं। ये शेयर बाजार में कमाई करने के लिए, कमाई करवाने के लिए अपने लोगों को ये आंकड़े मीडिया के जरिए पेश किए गए हैं। अब जिस दिन 4 तारीख को वोटों की गिनती हुई, उस दिन का आप सुनेंगे, जान करके हैरान हो जाएंगे। 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अकेले अडानी को। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए का। जो निफ्टी सुबह के वक्त 6000 पॉइंट से ऊपर खुला था, वो शाम तक होते होते 4000 से नीचे जाकर के बंद हुआ। लाखों इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं बाजार में, शेयर बाजार में, वो बर्बाद हो गए इस एग्जिट पोल की वजह से। मोदी ने कहा था 4 तारीख को धमाका होगा। ये धमाका हुआ कि मोदी के वजह से लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि उन्होंने इतना पैसा बाजार में झोंक दिया था। उन्हें उम्मीद ये थी 400 पार और 370 पार ये कर जाएंगे। तो झोंक में आकर के उन्होंने पैसा लगाया, वो पैसा डूब गया और बर्बाद हो गए। तो 2 पॉइंट्स पर हम छोटी सी बात करेंगे, उसके बाद बात खत्म करते हैं। आप देखिएगा ज़रा, चुनाव के बाद की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी की, और दूसरे एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है कपिल सिब्बल, उनकी ज़रा गौर से ज़रूर सुने। राहुल गांधी ने कहा था प्रेस वार्ता में, इस देश को मोदी और अमित शाह की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा था? इस देश को मोदी और अमित शाह की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ खूब बोलते हैं, मगर उन्होंने नहीं कहा था कि देश को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मोदी और अमित शाह की ज़रूरत नहीं है। क्यों कहा राहुल गांधी ने ऐसा? ये दोनों शख्स, मोदी और अमित शाह, देश को जिस तरफ लेकर के जा रहे थे, फिलहाल ब्रेक लग गए हैं। अगर ये सरकार बनाते भी हैं थर्ड टाइम, तो रिमोट कंट्रोल की सरकार होगी, तीसरी बार रिमोट कंट्रोल सरकार। और वो बैसाखियों पर टंगी हुई होगी। मोदी की मनमानियां नहीं चलेंगी अगर ये सरकार 3-4-6 महीने के लिए अपने आप को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाते हैं, नेहरू का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए। वैसे तो मोदी को अगर थोड़ी सी शर्म होती तो खुद कहना था कि मैं सरकार नहीं बना रहा हूँ और हम विपक्ष में बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, लेकिन नहीं कह सकते वो। 10 साल में उन्होंने जो ब्लंडर किए, हम बार बार इस पर बात करते रहे, वो सब सामने आएंगे, फिर उनसे सवाल होंगे, फिर उनसे हिसाब होगा। उससे डरे घबराए हुए हैं। दोनों के बड़े आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो सब सामने आ जाएंगे। एक बात और, राहुल गांधी ने उसी पीसी में गई थी कि आज का शेयर बाजार देखा आपने? जो कुछ शेयर बाजार में हुआ है, यानी उन्होंने इंडिकेट किया था
जो हम बता रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए जो डूबे अडानी के, तो उन्होंने कहा मोदी और अडानी का ये रिश्ता है पूरा जो नेक्सस इन लोगों ने बनाया हुआ था, कॉरपोरेट ने, मीडिया ने और मोदी शाह ने, वो इंडिया गठबंधन ने फिलहाल ब्रेक किया है, उसको ब्रेक लगे हैं। कपिल सिब्बल साहब की प्रेस वार्ता और देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने बातें उसमें रखी हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो चुनाव हुए हैं साफ सुथरे नहीं हुए हैं। और ऐसी खबरें हैं तकरीबन 35 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ये 240 सीटें लेकर के बैठी हुई है, 35 सीटें इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को हरवाई हैं। सोशल मीडिया पे भी इस तरह की खबरें हैं। कपिल सिब्बल भी उधर इशारा कर रहे हैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उन राज्यों के प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं उनकी जीती हुई सीटें उनको नहीं जीतने दी हैं। और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जवाब देना पड़ेगा तुम्हें अदालत में। कपिल सिब्बल साहब ने अपने प्रेस वार्ता में। एक बात और थोड़ी सी कर लेते हैं। अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी ने हर सभा में कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम अग्निवीर को ख़त्म करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अग्निवीर जो योजना शुरू की है सरकार ने, वो नौकरियां देने के लिए नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ता जो कट्टर कार्यकर्ता हुए और फिर वो मलेशिया हो गए, मिलिटेंट हो गए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनकी भर्तियां हों और वो फिर वो बाहर आकर के आरएसएस की सेवा में लगे रहें। उनके पास हथियारों की जानकारी होगी, हथियारों को कैसे खोलते बांधते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, कैसे साफ सफाई करते हैं, किस पोजीशन में फायरिंग होती है, एम्बुश कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें वो जानकार होंगे इन बातों के। और फिर इनको इस्तेमाल किया जाएगा दंगों में, फसादों में, बवाल करने में, मुस्लिम मुक्त, दलित मुक्त, आदिवासी मुक्त भारत बनाने में। कपिल सिब्बल साहब ने कानूनों के बारे में भी बात की कि पिछले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की सरकार ने कुछ कानून बनाए जो बहुत खतरनाक है। उनमें से कुछ कानूनों को अभी लागू नहीं किया गया, वो जुलाई में लागू होंगे। ये क्रिमिनल प्रोसीजर से जुड़े हुए कानून है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। जो नया कानून मोदी सरकार ने बनाया हुआ है, जो 1 जुलाई से लागू होना था, वो अब नहीं होगा, उम्मीद है। अब CA/NRC की भी बात नहीं करेंगे, ये UCC की भी बात नहीं करेंगे। अब करिए लागू इनको तत्काल। सरकार बनने के बाद इनको 2-3 काम करना चाहिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने का आदेश भेजें मोदी, क्योंकि बिहार में कह करके आए थे। तो सबसे पहला आदेश हो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी, फिर समान नागरिक संहिता, उसके बाद CA/NRC, इसको लागू फौरन तत्काल कराएं और 100 दिन के अंदर का जो एजेंडा है उसमें इसको शामिल करें। हम कानूनों की बात कर रहे थे, 1 जुलाई से जो लागू होने थे,
उसमें वैसे ही भारत के अंदर पुलिस को बेशुमार अधिकार मिले हुए हैं, और जो अधिकार नए कानूनों में दिए गए हैं वो इस तरह के हैं, पहले भी इस पर हमने खबरें की हैं। पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी आरोप के किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। 3 महीने तक उसको पुलिस रिमांड पे रख सकती है। इस दौरान कोई अदालत उससे नहीं पूछेगी आपने क्यों गिरफ्तार किया है और कहाँ है, हमारे सामने लेकर के आइए। 3 महीने की रिमांड की अवधि पूरी होने पर जेल भेज दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। अगर वो जिंदा रह जाता है, 3 महीने में पुलिस जो करती है तो जिंदा रहने की उम्मीदें भी कम होंगी और उसको अज्ञात में इधर उधर फेंका भी जा सकता है। पुलिस ये भी कह सकती है हमने गिरफ्तारी नहीं किया था, कोई ले गया होगा, उसका विरोधी बदमाश वगैरह ले गए होंगे, हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमें नहीं मालूम क्या हुआ उसका। और ये लावारिस में लाश बरामद हुई है, मिट्टी का तेल वगैरह डाल के उसको पेट्रोल वेट्रोल। जब जेल भेज दिया जाएगा, 1 साल तक वो जमानत की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है किसी कोर्ट में। 1 साल तक उसका वकील और उसके परिवार से कोई उससे मुलाकात नहीं कर सकता है। नए कानूनों में कुछ इस तरह की बातें हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं। वहीं एक्सीडेंट जो हो जाते हैं उसका भी ड्राइवर्स वगैरह के लिए वो भी कानून है। अब ये कानून क्यों बनाए गए, किसके लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए? नहीं। इससे इसका इस्तेमाल भारत में खुल करके फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता, दलितों के खिलाफ होता, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करने के लिए, आदिवासियों के खिलाफ करने के लिए। आदिवासियों को तो वैसे भी नक्सली, उनका ज़मीन उनके पास नहीं, उनके पास घर नहीं, सर छिपाने की कोई जगह नहीं, खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, जंगलों में जीने के लिए मजबूर हैं। देश के अंदर रह करके देश के लोग कितनी बार आरोप लगते हैं फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं के, पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर तमाम जब आप देखेंगे रिकॉर्ड वो भरे पड़े हैं। ये जो चुनाव हुआ है अभी, इसमें पूरी तरह से जो ताकतवर लोग हैं, सभ्य समाज के वो सभ्य लोग जिनके पास सब कुछ है, जिनके पैसे सरकार, ये कभी भी बैंकों से पैसा ले सकते हैं, सैकड़ों करोड़ लेते हैं, हज़ारों करोड़ लेते हैं और सरकार फिर इनके पैसे माफ़ कर देती है, बट्टे खाते में बैंक डाल देती हैं। गरीब अगर पैसा ले लेता है 1-2 लाख रुपए भी, तो उसकी बेइज्जती बैंक के लोग घर पे आकर के करते हैं, सबके सामने करते हैं। और ये अमीर सैकड़ों करोड़, लाखों करोड़ ले लेते हैं। अब बैंक उनको सेटलमेंट्स करके मामले ठंडे बस्ते में डाल देती हैं, बट्टे खाते में डाल देती हैं, और होता है तो फिर सरकार उठा करके माफ़ कर देती है। लाखों करोड़ रुपए के सरकारों ने, मोदी की सरकार ने पूंजीपतियों का जो पैसा था माफ़ किया। ये जो ताकतवर समाज है, वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है, वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए शामिल नहीं हुआ इस लड़ाई में, तो मोदी की सत्ता को बचाने के लिए खड़ा हुआ। उसको एक ऐसा तानाशाह चाहिए जो बाकी लोगों को गुलाम बना करके रखे, ताकि वो उनकी सेवा करते रहें। उनको घर में नौकर चाहिए,
गेट पर चौकीदार चाहिए, फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर चाहिए, घर में झाड़ू पोंछा करने वाले, बर्तन धोने वाले मुलाजिम चाहिए, खाना बनाने के लिए रसोइया चाहिए। मोदी और शाह ने कॉरपोरेट को, मीडिया को बहुत इस्तेमाल किया है। अब अगर ये तीसरी बार सत्ता बना लेते हैं तो जैसा हमने कहा, ये रिमोट सरकार होगी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली। वैसे उम्मीद है कि शायद आरएसएस मोदी और शाह को उठा करके डस्टबिन में डाले। ऐसी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए जैसे मोदी को है। 10 साल आपने राज किया, आपने कुछ करना था, करते आप नहीं कर पाए। अब ऐसी क्या बात है जो आप सरकार से चिपके रहना चाहते हैं? आपको ही सत्ता चाहिए, आप छोड़िए। आपसे अच्छी हुकूमत योगी आदित्यनाथ चला सकते हैं, राजनाथ सिंह चला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, नितिन गडकरी भी हैं, और भी कई सारे बहुत अच्छे लीडर हैं, शिवराज सिंह चौहान है। मोदी शाह की देश को ज़रूरत नहीं है। वो मोदी जो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तो उनको चाहिए बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ें। जिस तरह से नेहरू ने देश की आज़ादी के वक्त 11-12 साल जेल में बिताए, तो मोदी को जेल में भी 11-12 साल, 15 साल, 20 साल होना चाहिए। जो उन्होंने पाप किए हैं, उन्होंने देश की जंग नहीं लड़ी, उन्होंने संविधान को बचाने का काम नहीं किया, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं किया, उन्होंने मणिपुर में हुई हिंसा को ख़त्म करने का काम नहीं किया, उन्होंने पार्टियों को तोड़ा, नेताओं को जेल भेजा, धमकाया, विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की। तो जो अपराध किए हैं उसके लिए उनको जेल में भी जाना चाहिए। एक दो दिन में सारे सीन क्लियर हो जाएंगे। किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है। उसके तमाम लीडर्स, आप दोनों की मीटिंग देखिए। कल सरकारी मीटिंग हुई थी मोदी की, जो अपने गठबंधन है एनडीए का, उनके साथ, और एक जनता की मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की। दोनों मीटिंग्स की तस्वीरें देखें आप, वीडियोज देखें उनके। एक तरफ जनता की मीटिंग है, जनता के लीडर्स की, दूसरी तरफ सरकार की मीटिंग है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। आप देश को ख़त्म कर देने पे तुले हुए थे मोदी साहब और आपके लेफ्टिनेंट शाह। जब 4 तारीख की शाम को नतीजे आए तो बड़ी राहत मिली। जैसे बहुत भयानक गर्मी के बाद, बहुत लंबे सूखे के बाद बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तब महसूस होता है, खुशी होती है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में हो लंबे वक्त से, 10 साल वो जेल में हो, और उसको अचानक से खबर दी जाए कि तुम्हारी जमानत हो गई और तुम्हारी रिहाई होने वाली है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस तरह की खुशियाँ लोगों को महसूस हुई हैं मोदी की हार के बाद, क्योंकि मोदी ने 10 साल तक देश के अंदर जो घुटन का माहौल बनाया था, नफरत का माहौल बनाया था, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिशें की थी, भयानक तरीके से इन्होंने देश में गड़बड़ियाँ की थी। लोगों को उससे आज़ादी मिली 4 जून को। अब बीजेपी खुद भी अपने आप को इनसे आज़ाद करे, इनकी छुट्टी करके इनको
रास्ता दिखाए कि आप हिमालय जाइए या अभी जो जहाँ गए थे केरल की तरफ तपस्या करने, दोनों गुरु चेले आप जाइए वहाँ तपस्या करिए। शुक्रिया आप सभी का।